नमस्कार, दिवाली टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की। पुतिन कल भारत आ रहे हैं। अपने 2 दिवसीय भारत दौरे में पुतिन 15वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस शिखर सम्मेलन के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। साथ ही समिट में भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते भी हो सकते हैं। पुतिन का भारत दौरा, क्या भारत रूस संबंध को मिलेगा बल? द्विपक्षीय संबंधों की होगी नई शुरुआत। रूसी राष्ट्रपति अपने 2 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन 11 दिसंबर को 15वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। गौरतलब है कि दोनों देशों के प्रमुखों की ये पहली मुलाकात नहीं है। इसी साल दोनों नेताओं की 2 बार मुलाकात हो चुकी है। पहली बार जुलाई महीने में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्राजील में और दूसरी बार नवंबर में G20 सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। मोदी और पुतिन की तीसरी मुलाकात में संभावना की जा रही है कि दोनों नेता अनौपचारिक बातों को छोड़ सीधे मुद्दे की बात करेंगे। इस बैठक को और भी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस के साथ भारत की पहली शिखर वार्ता होगी। आपको बता दें कि 14 साल पहले अक्टूबर 2000 में व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की नींव रखी थी। 14 वर्षों के बाद पुतिन के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता को एक नया आयाम देना होगा। रूस भारत के लिए रक्षा, अंतरिक्ष सहित तमाम परमाणु सुरक्षा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भागीदार रहा है और आने वाले समय में भी ये रिश्ते और भी मजबूत होने की संभावना है। फिलहाल 15वें शिखर सम्मेलन से भी दोनों देशों को कई उम्मीदें हैं। सैन्य तकनीक पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, रक्षा, अंतरिक्ष और हीरा व्यापार से संबंधित क्षेत्रों में समझौते की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की स्थापना और रूस और भारत को गैस पाइपलाइन से जोड़ने को लेकर भी इस शिखर सम्मेलन में बातचीत हो सकती है। वहीं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGFA के मुद्दे पर पुतिन से चर्चा की संभावना जताई जा रही है। वहीं अमेरिका ने पुतिन की भारत यात्रा पर कोई खास टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अमेरिका ने भारत को सचेत जरूर किया है कि रूस के साथ बिजनेस करने का ये सही समय नहीं है। गौरतलब है कि यूक्रेन संकट के बाद अमेरिका के अलावा कई देशों ने रूस की कड़ी निंदा की थी। अब देखना यह है कि पुतिन की इस भारत यात्रा में किन मुद्दों पर दोनों देशों में सहयोग की बात होती है और ये सहयोग मोदी के मेक इन इंडिया विजन में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं भारत को वक्त के साथ परखा हुआ साझेदार करार देते हुए रूसी राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन ने पाकिस्तान के साथ रूस के संबंधों का अलग महत्व बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ रूस का रिश्ता नई दिल्ली के संबंधों की कीमत पर नहीं किया जा सकता। भारत को समय के साथ परखा हुआ साझेदार करार देते हुए रूसी राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रूस के संबंधों का अलग महत्व है, लेकिन ये रिश्ता नई दिल्ली के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं की जा सकती। कदाकिन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान ऐसा कहा। रूस के राजदूत ने कहा, रूस कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। भारत मेरे देश का सबसे नजदीकी दोस्त है। उन्होंने कहा, भारत ने घोषित किया है कि वो पाकिस्तान के रिश्ते में सुधार के लिए ज्यादा संवाद और संपर्क रखने के लिए तैयार है। हम रणनीतिक साझेदार हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ उस तरह से रिश्ते में सुधार क्यों नहीं कर सकते जैसे भारत करता है। आखिरकार इससे हमें उसे हमारे मुताबिक कार्रवाई करने के लिए प्रभावित करने में आसानी होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान और रूस ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूती देने के लिए 20 नवंबर को एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसके साथ ही आपसी संबंधों को सही मायनों में तब्दील करने का संकल्प भी लिया था।
वहीं रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने पिछले महीने पाकिस्तान का दौरा किया था, जो 45 सालों बाद रूस के किसी रक्षा मंत्री का पाकिस्तान का दौरा था। रूसी रक्षा मंत्री के पाकिस्तान के इस दौरे के बाद भारत ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा था कि उसने इस घटनाक्रम पर संज्ञान लिया है। वहीं रूसी राजदूत अलेक्जेंडर कदाकीन ने कहा, पाकिस्तान के साथ जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है वह तत्काल किसी आपूर्ति की बात नहीं करता है। ये सिर्फ एक ढांचागत समझौता है जो कई देशों के साथ हो चुका है। उन्होंने कहा, आपको ये विश्वास करना चाहिए कि भारत रूस का रणनीतिक साझीदार और सबसे ज्यादा नजदीकी दोस्त भी है। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि क्या रूस और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों का असर भारत और रूस के रिश्ते पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दुनिया भर में सभी अमेरिकी संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये कदम केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पूछताछ के तौर तरीकों के बारे में जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मद्देनजर उठाया गया है। 9/11 के बाद CIA की पूछताछ के तरीके पर एक रिपोर्ट आने वाली है, जिसके तहत हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरी दुनिया में सभी अमेरिकी संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये कदम केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पूछताछ के तौर तरीकों के बारे में जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मद्देनजर उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने ये जानकारी देते हुए कहा कि बड़े खतरे की आशंका के कारण दूतावास और अन्य अमेरिकी संस्थान सावधानी बरत रहे हैं। आपको बता दें कि आज 9 नवंबर को अमेरिकी सीनेट को 480 पन्नों की रिपोर्ट को जारी करना है। संभावना जताई जा रही है कि 9/11 की घटना के बाद अलकायदा के खिलाफ चलाए गए CIA के अभियान की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में होगी। इसके अलावा रिपोर्ट में CIA एजेंट्स के संदिग्ध व्यक्तियों से सूचना निकलवाने के लिए आजमाए गए विवादास्पद तौर तरीकों के बारे में और जानकारी सामने आने की भी संभावना है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में जानकारी निकलवाने के लिए कड़ी पूछताछ के तरीकों के विफल रहने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया जाए, इसे लेकर अमेरिका में असहमति के चलते इस रिपोर्ट को जारी किए जाने में देरी हुई। वहीं राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जब 2009 में पद संभाला तो उन्होंने CIA के पूछताछ कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी और माना था कि अलकायदा कैदियों से पूछताछ में जो तरीके अपनाए गए वो टॉर्चर हैं, जिसमें थप्पड़ मारना, अपमान करना, बर्फ में रखना और सोने न देने जैसे तरीके अपनाए गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले ऐसे तरीकों के इस्तेमाल की जांच अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने की थी और उसने इसमें किसी भी आपराधिक आरोप से इनकार किया था, जिसके बाद मानवाधिकार संगठनों का विरोध शुरू हो गया था। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बुश ने कुछ दिनों पहले CIA का बचाव भी किया था। आज जारी होने वाली रिपोर्ट को डेमोक्रेट सदस्यों के बहुमत वाली सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने कई सालों के अध्ययन के बाद तैयार किया है, लेकिन इसके जारी होने के बाद अमेरिका के ऊपर किसी बड़े खतरे की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों काफी टेंशन चल रही है, लेकिन आज 7 समंदर पार से इससे जबरदस्त विरोधाभास वाली एक तस्वीर सामने आई है। बुधवार को भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई सहित 11 हस्तियों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। खास बात यह है कि कैलाश सत्यार्थी और मलाला दोनों को संयुक्त तौर पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल पुरस्कार समारोह की पूर्व संध्या पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैलाश सत्यार्थी और मलाला के बीच गजब की गर्मजोशी दिखी। कैलाश सत्यार्थी ने मलाला को गले लगाते हुए कहा कि वो उनकी बेटी जैसी हैं, जबकि मलाला ने कैलाश सत्यार्थी को अपने पिता के समान बताया। साठ साल के कैलाश सत्यार्थी को कल ओस्लो में दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। सिर्फ 26 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन नाम का संगठन शुरू किया और आज अपने उसी त्याग की बदौलत कैलाश सत्यार्थी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान लेने वाले हैं। कैलाश सत्यार्थी, ये वो चेहरा है जिसके संघर्ष को आज दुनिया ने सलाम किया है। ये भारत के लिए गर्व का सबसे बड़ा दिन है कि 16 साल बाद किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है।
the Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai for their struggle against suppression of young people and children's right to education. मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी 60 साल के हैं और उन्होंने पूरे जीवन बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया। इलेक्ट्रिक इंजीनियर रहे सत्यार्थी ने 26 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया और बच्चों के बुनियादी हक के लिए काम करने लगे। बाल मजदूरी के खिलाफ सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसने देश के 83,000 से भी ज्यादा बाल मजदूरों को नर्क जैसी जिंदगी से निजात दिलाई। मुझे भारतीय होने का गर्व है, मुझे भारत की जनता पर गर्व है, मुझे भारत की मीडिया पर, यहाँ की डेमोक्रेसी पर गर्व है, यहाँ की जुडिशरी पर गर्व है, क्योंकि इन सबके वजह से एक मुद्दा जो कि कहीं नहीं था वो मैंने सबसे पहले और मेरे साथियों ने मिलकर भारत में स्थापित किया। लोग समझते थे कि ये गरीब बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, क्या बुराई है। दुनिया भर में 14 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं। इनमें 2001 तक भारत के करीब 1.25 करोड़ बच्चे थे। गरीबी, अशिक्षा और अधिकारों को लेकर उदासीनता ने इन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। क्योंकि आजादी जो बाहर दिख रही है उससे कहीं अंदर की आजादी है, और हर बार जब मैं किसी बच्चे को आजाद करता हूं तो मुझे लगता है कि अपने भीतर में आजाद हो रहा हूं। बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारे अहंकार से, बहुत सारी गड़बड़ों से मैं आजाद हो रहा हूं। तो आप जब कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपको लगता है कि पाप है समाज के अंदर, ये उस पाप को आप धो रहे हैं, तो आप खुद आजाद होते हैं उस पाप से। तो इस देश से मैं अगर इस कलंक को मिटाने में थोड़ा बहुत सफल रहा हूं तो ये श्रेय तमाम लोगों को है। कैलाश सत्यार्थी ने बाल मजदूरी के खिलाफ अपने आंदोलन को सबके लिए शिक्षा से भी जोड़ा और पूरी दुनिया ये मानती है कि शिक्षा ही बदलाव का सबसे बड़ा रास्ता है। Today, in the current global situation, I think it's important to highlight those persons that give young people a hope. Let them go to school rather than to be employed in negative activities around the world. कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने का संदेश साफ है कि ये चेहरे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने और बच्चों के हाथ में न हथौड़ा हो न हथियार हो, उनके हाथ में उनका हक बताने वाली कलम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं मलाला यूसुफजई के सफर पर, जिन्हें इस छोटी सी उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। मलाला की शख्सियत अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये मासूम चेहरा आम लड़कियों से बिल्कुल अलग है। आम लड़कियां अपने 16वें जन्मदिन पर जहां पार्टी की बात करती हैं, वहीं मलाला 16वें जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भाषण दे रही थीं और उन्हें सुनने को बेचैन थी दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने मलाला के बारे में जिक्र किया तो बोले, मलाला हमारा हीरो है, और 12 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस ने घोषित कर दिया मलाला डे। यूं मलाला क्या थी? पाकिस्तान के स्वात प्रांत में जियाउद्दीन यूसुफजई के घर में जन्मी एक बेटी, जिस पर तालिबान ने हमला किया। लेकिन नहीं, मलाला एक उम्मीद बनी, हक की लड़ाई बनी। मलाला संयुक्त राष्ट्र में भाषण देती हैं। उनके नाम पर फंड है जिसका इस्तेमाल लड़कियों की शिक्षा पर किया जाता है। मलाला की तस्वीर बर्किंघम पैलेस की गैलरी में दिखाई देती है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज समेत कई अवार्ड उनकी झोली में है। टाइम मैगजीन उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शुमार करती है। वो पाकिस्तान में चुनाव के वक्त लोगों से वोट करने की अपील करती हैं और अपने मुल्क की लाखों लड़कियों को गर्व करने के लिए तस्वीर बनकर उनके कमरे में दीवार पर जगह पा लेती हैं। मलाला का मतलब है दुख से ग्रस्त, लेकिन अपने काम से दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली मलाला ने अपने नाम से कई दूसरे अर्थ गढ़ दिए हैं।
इनमें खुशी की कोशिश से लेकर हिम्मत ना हारो तक कई अर्थ शामिल हैं, जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की लड़कियों को हिम्मत देती है। और एक बार फिर मलाला ने नोबेल प्राइज जीतकर अपने नाम एक और खिताब कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने दुनिया भर की 8 हस्तियों को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है। उनमें से कोई एक कल पर्सन ऑफ द ईयर बन जाएगा। इस रेस में अलीबाबा ग्रुप के हेड जैक मा शामिल हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने दुनिया भर की जिन 8 हस्तियों को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है, उनमें अलीबाबा ग्रुप के हेड जैक मा, इबोला मरीजों की देखभाल करने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एप्पल के सीईओ टिम कुक, अमेरिका के फर्ग्यूसन के प्रदर्शनकारी सिंगर टेलर स्विफ्ट, नेशनल फुटबॉल लीग कमिश्नर रोजर स्टोको गुटेल और कुर्द राजनीतिज्ञ मसूद बरजानी का नाम शामिल है। टाइम के पाठकों की पहली पसंद बने मोदी टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब के प्रबल दावेदार थे। पिछले 1 साल में विश्व मंच पर डंका बजाने के बाद उम्मीद थी कि मोदी महात्मा गांधी के बाद टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे भारतीय होंगे, लेकिन मोदी टाइम के इस रेस से बाहर हो गए हैं। निराशा का कोई कारण नहीं है साथियों। टाइम संपादकों ने जिन 8 नामों को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है, उनमें चीन के सबसे अमीर शख्स जैक मा की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। जैक मा दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अलीबाबा के चेयरमैन हैं। अलीबाबा के एक शेयर की कीमत करीब 4080 रुपए है। 167.6 अरब अमेरिकी डॉलर की कंपनी अलीबाबा के मालिक जैक मा का दुनिया के ऑनलाइन बाजारों पर मजबूत पकड़ है। अफ्रीकी देशों में मौत बनकर आए इबोला वायरस से लड़ने वालों को भी टाइम ने अंतिम 8 में जगह दी है। इबोला से अब तक 6000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। करीब 18,000 लोग इबोला से अब भी प्रभावित हैं। इबोला मरीजों की सेवा करने वाले लोग भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनने के दावेदार हैं। नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा और शी जिनपिंग जैसे कद्दावर राजनेताओं को पीछे छोड़ते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन टाइम्स के संपादकों का भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं। आक्रामक रुख और यूक्रेन विवाद की वजह से पुतिन पूरे साल दुनिया भर में सुर्खियों में रहे। दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में से एक एप्पल के सीईओ टिम कुक भी पर्सन ऑफ द ईयर खिताब के प्रबल दावेदारों में है। अंतिम 8 में जगह पाने वाले 53 वर्षीय कुक को दुनिया भर में तब और सुर्खियां मिली जब उन्होंने ये कबूल किया कि वो समलैंगिक है। अमेरिका के फर्ग्यूसन में अश्वेत युवक की मौत के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी कई दिनों तक सड़कों पर उतरे। इस विरोध प्रदर्शन को भी टाइम के संपादकों ने टॉप 8 में शामिल किया है। टाइम के टॉप 8 में जगह पाने वाली अगली हस्ती है अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट। 25 साल की टेलर स्विफ्ट सिंगर होने के साथ साथ गीतकार भी है। स्विफ्ट अपनी खूबसूरती, ड्रेसिंग सेंस और बिंदास अंदाज के लिए सुर्खियों में बनी रहती है। टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में रोजर स्टोको गुटेल भी है, जो नेशनल फुटबॉल लीग कमिश्नर है। 55 साल के गुटेल को खेल जगत का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। टाइम के टॉप 8 में आखिरी नाम है कुर्द राजनीतिज्ञ मसूद बरजानी का। मसूद बरजानी इराक में कुर्द समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। साल 2013 में टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए 50 लोगों की अंतिम सूची बनाई थी, लेकिन इस बार अंतिम सूची में 8 नाम ही रखे गए। अब देखना ये है कि इन 8 नामों में पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसकी झोली में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान कल यानी 10 दिसंबर को होगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किस पैमाने पर होता है। रिपोर्ट देखिए।
टाइम मैगजीन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है। टाइम हर साल पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान करता है। ये सम्मान पत्रिका की ओर से साल 1927 से दिया जा रहा है। पहले टाइम मैन ऑफ द ईयर का खिताब देता था, लेकिन साल 1999 से टाइम की डिक्शनरी में मैन ऑफ द ईयर की जगह पर्सन ऑफ द ईयर आ गया। पर्सन ऑफ द ईयर के चयन का पैमाना है साल भर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहना, फिर चाहे खबरों में बने रहने की वजह अच्छी हो या बुरी। पर्सन ऑफ द ईयर कौन होगा, इसका फैसला करने की जिम्मेदारी टाइम मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर पर होती है। टाइम के सभी कॉरेस्पॉन्डेंट्स की ओर से मिले नॉमिनेशन के बाद मैनेजिंग एडिटर सभी संपादकों से उनकी राय लेते हैं। उसके बाद दुनिया भर से पाठकों की मिली राय पर भी विचार किया जाता है। उसके बाद आखिर में मैनेजिंग एडिटर को ही तय करना होता है कि पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया जाए। इस बार टाइम मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर नैन्सी गिब्स टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रिटिश रॉयल कपल प्रिंस विलियम और कैट इस समय अमेरिकी दौरे पर हैं। रविवार को न्यूयॉर्क में समय बिताने और एनबीए का मैच देखने के बाद प्रिंस विलियम ने वॉशिंगटन जाकर राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। ओबामा के अलावा विलियम ने अमेरिका की पूर्व विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन और उनकी बेटी चेल्सी से भी मुलाकात की। हालांकि कैट न्यूयॉर्क में रही और कई कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। आपको बता दें कि साल 2011 में जब विलियम और कैट की शादी हुई थी तो उस समय ओबामा और मिशेल ब्रिटेन गए थे। यहां पर उन्होंने बकिंगम पैलेस में जाकर विलियम और कैट से मुलाकात की थी। 2011 के बाद विलियम और कैट की पहली अमेरिकी यात्रा है। और अब खबर शेर और इंसान के आमने सामने की। स्पेन के बार्सिलोना के चिड़ियाघर में एक शख्स दीवार कूदकर शेर के पिंजरे में पहुंच गया। पिंजरे के अंदर पहुंचते ही उस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 शेर टूट पड़े। 3 खूंखार शेरों के सामने वो बेबस था। उसकी मौत उसके सामने थी। वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन हैरत की बात थी कि शेरों ने उस पर हमला नहीं किया। उसे अपने जबड़े में दबोचने की जगह उसके साथ वो खेलने लगे। मजबूर शख्स अपनी जिंदगी की दुआ मांग रहा था और शेर उसकी जान से खेल रहे थे। उसकी चीख पुकार सुनकर चिड़ियाघर की रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे बचाया जा सका। कहना पड़ेगा जान बची सो लाखों पाए। आप सिनेमा देखने के शौकीन हैं? अगर हाँ तो ये भी सच है कि कई बार आपने घर पर सिनेमा देखते वक्त सोचा होगा कि काश थिएटर जितनी बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देख पाते। अब ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, मॉस्को में एक ऐसा थिएटर है जहां आप अपने घर की तरह महसूस कर सकेंगे। जी हाँ, जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं वो मॉस्को के एक थिएटर की है, जहां सीट की जगह आरामदायक बेड यानी बिस्तर लगाए गए हैं, जहां पिलो और ब्लैंकेट भी मौजूद हैं। मैचिंग कर्टेन्स हैं तो रीडिंग लैंप्स भी हैं। इस बेड पर चाहे आप बैठे या फिर लेट कर फिल्म देखें, यह आपकी मर्जी। अब ऐसा किया क्यों गया है ये भी सुन लीजिए। दरअसल एक फर्नीचर बनाने वाली लीडिंग कंपनी ने यह एक्सपेरिमेंट किया है ताकि वो अपना कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचा सके।